जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम नकाते, आपका आरडी क्लासेस में स्वागत है। और हम आज मध्य प्रदेश के एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश कला एवं संस्कृति। मध्य प्रदेश कला एवं संस्कृति एक ऐसा टॉपिक है जिसे कंपटीशन की जो तैयारी करने वाले लड़के हैं जो मध्य प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं, वो अधिकतर इस कला एवं संस्कृति को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसका कारण है क्योंकि ये फैक्ट इसमें ज़्यादा चीज़ है, मतलब समझने लायक कुछ ज़्यादा है नहीं। तो आइए हम देखते हैं इसके बारे में, मध्य प्रदेश और कला एवं संस्कृति के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत भवन के बारे में। भारत भवन जो इसकी स्थापना है वो है 13 फरवरी 1982 को की गई थी। 13 फरवरी 1982 को। और इसके जो वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया जी थे। भारत भवन की जो स्थापना है 13 फरवरी 1982 में, और इसके जो वास्तुकार हैं वो चार्ल्स कोरिया है। ठीक है। एक आता है, आप कंफ्यूज ना हुइए, इंडिया हाउस करके पूछता है एग्जाम में। इंडिया हाउस कहाँ है? इंडिया हाउस लंदन में है। आप भोपाल ना मार के जाइए, इसका जो मुख्यालय है ये भोपाल में है। ठीक है, भोपाल में है। और ये जो इंडिया हाउस है ये लंदन में बना हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं भारत भवन में भी 6 प्रकार से उसको ये अलग अलग भागों में बांटा गया है। भारत भवन में जो कला और संस्कृति के लिए जो भाग है उसको 6 प्रकार से बांटा गया है। उसमें है रूपांकर, बागर, अनहद, ललिताकार, रंगमंडल और प्रकाशन। इसमें क्या होता है, जैसा रूपांकर है, इसमें रूपांकर के अंतर्गत आदिवासी एवं लोक कला के बारे में बताया गया, मतलब आदिवासी और लोक कला के संबंध में रूपांकर की स्थापना की गई। बागर्त जो है भारतीय भाषा की कविता से संबंधित है। अनहद जो है शास्त्रीय संगीत के बारे में अनहद संबंधित है। जो ललित आकार जो है ग्राफिक्स, चित्रकला और मूर्तिकला में संबंधित है। रंगमंडल जो है इसमें नाट्य मतलब नाट्य है उससे संबंधित है। और जो प्रकाशन में पत्र एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, हमने देखे भारत भवन, उसके जो 6 प्रकार हैं वो हमने देखे। इसमें 6 प्रकार में अलग अलग बांटा गया है इसे। ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ अकादमी परिषद, उनके स्थापना मतलब वर्ष देख लेते हैं। इसमें वैसे तो कोई ट्रिक है नहीं, आपको एग्ज़ाम के लिए ये रटना पड़ेगा, ये रट के ही किया जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक और कोई लॉजिक कोई काम नहीं करता, इसमें सिर्फ रटना पड़ेगा आपको। ठीक है, हम पढ़ेंगे सबसे पहले एक हमने पढ़ लिया भारत भवन, उसके बाद हम देखेंगे कला और संस्कृति में मध्य प्रदेश कला परिषद की जो स्थापना है 1952 में की गई थी। 1952 में की गई थी। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की जो स्थापना है 1954 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, इसमें आपको मैं बता रहा हूँ बार बार कि इसमें कोई भी ट्रिक्स नहीं है, सिर्फ इसको हमको रटना पड़ेगा। एग्जाम में बहुत ये सन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट सन है ये। ठीक है। फिर तीसरा जो है आदिवासी लोक कला परिषद की स्थापना 1980 में की गई थी। ठीक है। फिर जो इसका हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है मध्य प्रदेश कला एवं परिषद का, इसका भोपाल में है। और साहित्य परिषद की इसका भी मुख्यालय भोपाल में ही है। फिर आदिवासी लोक कला परिषद 1980 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका भी मुख्यालय भोपाल में है। इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी। मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो भोपाल नहीं है, आप इसको भोपाल ना लगाइए, इसका जो है मुख्यालय उज्जैन में है। ठीक है, ये उज्जैन में है, बाकी सब भोपाल में है। फिर आता है मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी की जो स्थापना 1987 में की गई थी। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी है, तुलसी संस्थान समझ के, तुलसी जो संस्थान है उसका जो मुख्यालय है वो है सतना रामवन में है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, तुलसी शोध संस्थान। जो तुलसी शोध संस्थान है वो रामवन सतना में है।
ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हुई है। ये है सतना में, और ये जो है ये भोपाल में है, तुलसी अकादमी। उसके बाद आता है हिंदी ग्रंथ अकादमी। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो स्थापना है वो 1969 में की गई थी। फिर है मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी। सिंधी अकादमी 1983 में किया गया था। फिर है उर्दू अकादमी। मध्य प्रदेश जो उर्दू अकादमी की स्थापना जो है 1976 में किया गया था। ठीक है, 1976 में। हिंदी, सिंधी, उर्दू, संस्कृत अपन ऐसे याद कर सकते हैं उसके सन। आप जैसे भी हो, आपसे ट्रिक बनता है तो आप ट्रिक बना लीजिए, या फिर आपको तो याद रटना पड़ेगा ही। ठीक है, इसमें फिर आता है मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी। संस्कृत अकादमी की स्थापना जो है 1980 में किया गया था। ठीक है, फिर जो सबसे बाद में जो बना है अभी हाल ही में, मतलब मध्य प्रदेश मराठी अकादमी। मराठी अकादमी, इसकी स्थापना जो है 2010 में किया गया था। ठीक है, फिर है उस्ताद अली खां अकादमी। उस्ताद अली खां अकादमी जो है ये है 1979 में। ठीक है, इसका भी जो है मुख्यालय भोपाल में है। यहाँ जितने भी परिषद और अकादमी हैं, इनके पूरे के जो मुख्यालय हैं वो भोपाल में है, लेकिन एक जो कालिदास अकादमी है उसका जो मुख्यालय है वो उज्जैन में होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम। और जो उस्ताद अली खां जो समारोह है ये तो भोपाल में है। ये जो अकादमी जो है वो भोपाल में है, लेकिन जो इसका जो समारोह होता है वो मैहर में होता है। ठीक है, मैहर में होता है। फिर आता है रविंद्र भवन। रविंद्र भवन जो कहाँ है पूछा जाता है बहुत सारे एग्जामों में, वनडे एग्जामों में पूछा गया है बहुत बार कि रविंद्र भवन कहाँ है। यह है भोपाल में इसका मुख्यालय। ठीक है, हमने देखे अभी कला एवं संस्कृति के अंतर्गत मध्य प्रदेश कला परिषद, साहित्य परिषद, आदिवासी लोक कला परिषद, कालिदास अकादमी, तुलसी अकादमी, और ये हमने इतनी सारी संस्थाएं देखी और इनके सन को भी देखा और हम इसके मुख्यालय को भी देखे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश कला एवं संस्कृति के अंतर्गत कवियों के बारे में। मध्य प्रदेश में जो कवियों का क्या योगदान रहा है और कौन से कवि ने कौन सी रचना की हम देखेंगे। और कवि हम देखेंगे अभी प्राचीन काल के कवि। ठीक है, कि प्राचीन काल में कौन कौन से कवि थे, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम कवि को देखेंगे। कवियों में प्राचीन काल में सबसे पहले जो हमारे कवि का नाम आता है वो है कालिदास जी। ठीक है, कालिदास जी का जो जन्म है वो निर्धारित नहीं है। ये बुक में भी नहीं लिखा है, ना हमें पता, ना गूगल कहीं भी ये इसका जो जन्म स्थान है निर्धारित नहीं है अभी तक। ठीक है, तो जन्म स्थान तो ऐसे पूछेगा नहीं और सन भी नहीं पूछेगा। और जो कालिदास जी हैं उनका उपनाम क्या है, आपने पढ़े होंगे पहले पिछली कक्षाओं में कालिदास जी के बारे में। वो इनका उपनाम है भारत का शेक्सपियर इन्हें कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर बहुत ही महान कवि हैं और बहुत बार सवाल पूछा जाता है। 2017 के प्री में मध्य प्रदेश पीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये भारत का शेक्सपियर कौन है, मतलब किसे कहा जाता है, कौन से कवि को कहा जाता है। ठीक है, ये भारत का शेक्सपियर इन्हें कहा जाता है। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो राजा थे उनके नवरत्नों में शामिल ये कवि थे कालिदास जी। ठीक है, उपनाम इनका भारत का शेक्सपियर इन्हें कहा जाता है। और ये किसके दरबारी कवि थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से शामिल थे। ठीक है, अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनने महाकाव्य की भी रचना की, खंड काव्य भी लिखा और एक गीत काव्य भी है इनका और नाटक की भी रचना की इनने। तो इनके हम महाकाव्य को देख लेते हैं। कालिदास जी ने 2 महाकाव्य लिखा और उसमें से एक है कुमार संभवम। ठीक है, कुमार संभवम के बाद दूसरा है रघुवंशम। ये जो 2 है महाकाव्य। एग्जाम में आपको सवाल आएगा कि कालिदास जी के रचना में से उनके जो महाकाव्य है वो कौन से हैं। ऑप्शन आ जाएगा मेघदूत, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम। तो आपका आंसर आना चाहिए रघुवंशम। ये 2 याद रखिएगा। फिर आता है खंड काव्य। कालिदास जी ने एक खंड काव्य भी लिखा, वो उसका नाम है मेघदूत। ठीक है, खंड काव्य है मेघदूत और महाकाव्य है कुमार संभवम और रघुवंशम। गीत काव्य जो है ऋतुसंहार। ठीक है, एक गीत काव्य लिखे इनने
इनका नाम है ऋतु संहार। 3 नाटक की रचना की। नाटक का नाम है मालविकाग्निमित्रम। पहला नाटक जो है मालविकाग्निमित्रम, दूसरा जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, तीसरा जो है विक्रमो वर्षियम। ठीक है, ये आपको, ये अभी तो प्री के हिसाब से ठीक है और वनडे एग्जाम में भी ठीक है, लेकिन जब हम मेंस के लिए देखेंगे तो मेंस में पूछा जाता है कि कालिदास की रचनाएं और उनके मतलब किस क्षेत्र में लिखा गया था, किसके लिए लिखा गया था, ये हमें पूछा जाता है। ठीक है, तो हमने देखे कालिदास जी का जो जन्म है वो निर्धारित नहीं है, वो कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। फिर उपनाम देख लिए हमने इनके, और ये किसके दरबारी कवि थे, और इनके महाकाव्य, खंडकाव्य, गीत काव्य और नाटक के बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, अब जो दूसरे कवि आते हैं वो हैं भर्तृहरि। भर्तृहरि जी का भी जन्म जो निर्धारित नहीं है, ये हमें भी नहीं पता और किताबों में भी नहीं लिखा। यहाँ तक कि हिंदी ग्रंथ अकादमी में भी जो एथेंटिक बुक है मध्य प्रदेश की, उसमें भी इसका जन्म स्थान हमें नहीं मिलता। ठीक है, भर्तृहरि जी को ऐसा माना जाता है कि ये विक्रमादित्य जी के बड़े भाई थे, राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। इन्हें अपना मतलब राजपाट छोड़ के ये वैराग्य जीवन को वो किया और बहुत मतलब अच्छे कवि बने बाद में। ठीक है, इन्हें 3 बैठे बैठे जंगलों में 3 शतक लगाए हैं। शतक का मतलब, एक शतक है नीति शतक, रचनाएं हैं इनकी नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। ठीक है, 3 शतकों का इन्हें रचना की, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरे कवि के बारे में, भवभूति जी। बहुत ही महान कवि, बहुत बार पूछा जाता है भवभूति जी के बारे में। इनका जो जन्म है, इनका जो जन्म स्थान है वह है महाराष्ट्र के विदर्भ में। महाराष्ट्र में एक जिला है विदर्भ, वहाँ स्थान माना गया है, लेकिन हम इसको मध्य प्रदेश में क्यों पढ़ रहे हैं? ये इनका जो जन्म स्थल है वो विदर्भ है, लेकिन जो इनकी कर्मस्थली कह सकते हैं वो मध्य प्रदेश रहा है, और विदर्भ उस समय में मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था, इसीलिए हम भवभूति जी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, भवभूति जी जो हैं कन्नौज के जो शासक थे यशोवर्मन, उनके यहाँ दरबारी कवि थे। ठीक है, और इनका जो उपनाम है इन्हें भारत का मिल्टन या अम्बेक कहा जाता है। इनके 2 उपनाम हैं, भारत का मिल्टन और अम्बेक कहा गया इन्हें। ठीक है, इनकी भी 3 रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट। एक है मालती माधव, दूसरा है उत्तर रामचरित और तीसरा है महावीर चरित। ठीक, आगे जो कवि हैं वो है बाणभट्ट जी। बाणभट्ट जी हैं जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ये भी जो है प्राचीन काल के कवि माने जाते हैं। और ये इनका जो उपनाम है, इन्हें साहित्य का वानांचल केसरी कहा जाता है। ठीक है, ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इन्हें साहित्य का वानांचल केसरी कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं हर्षचरित, क्योंकि ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे इसलिए उन्हें रचना की उनके नाम से, हर्षचरित, कादम्बरी, मुकुटतड़ित, चंडी शतक और पार्वती परिणय। ठीक है, इनकी फिर से एक बार रचनाएं देख लेंगे, हर्षचरित, कादम्बरी, मुकुटतड़ित, चंडी शतक और पार्वती परिणय। ठीक है, अब दूसरे जो कवि हैं ये जो है केशवदास, ये हो गए प्राचीन काल के, ये हो गए मध्यकाल के कवि हो गए। अब यहाँ से हम जो पढ़ेंगे वो मध्यकाल के कवि पढ़ेंगे। केशवदास हो गए, पद्माकर, भूषण, ये मध्यकाल के कवि हैं। तो केशवदास जी का जो जन्म है वो है ओरछा में माना गया है इनका जन्म। फिर इनका जो उपनाम है, इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। इनकी जो रचनाएं हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक वर्णन, छंदमाला, देवसिंह, देवचरित और विज्ञान। ठीक है, रचनाएं देख लेंगे एक बार। मतलब केशवदास, ओरछा इनका जन्म है और इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। रचनाएं हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक वर्णन, छंदमाला, विज्ञान, वीर सिंह, देवचरित। ठीक है, अब अगले जो कवि है वो है पद्माकर जी का जो जन्म है वो सागर में हुआ था, मध्यकाल के कवि हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो है गंगा लहरी, यमुना लहरी, प्रबोध पचासा, राम रसायन, राजनीति वंशिका, विरुदावली और अलीजा प्रकाश। ठीक है,
एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं रचनाएं। गंगा लहरी, यमुना लहरी, प्रबोध पचासा, राम रसायन, राजनीति वंशिका, विरुदावली और अलीजा प्रकाश। ठीक है, अब आते हैं अगले कवि भूषण। भूषण जी का जो जन्म हुआ था वो कानपुर तिगवापुर में हुआ था। ठीक है, यूपी का एक जिला है कानपुर, वहाँ तिगवापुर नामक स्थान में हुआ था। इनका जो उपनाम है, ये जो भूषण है ये इनका नाम नहीं है, ये उपाधि थी जो, लेकिन जो इनका उपनाम है वो जटाशंकर है। इनका नाम कोई भी बुक में नहीं लिखा गया है। इनकी जो ये उपाधि थी वो भूषण है और इनका जो उपनाम है वो जटाशंकर है। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं वो शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास। तो इसमें अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे इनका वो नाम जटाशंकर है, जटाशंकर, तो इनकी रचना है हम थोड़ा सा याद करने की ट्रिक जो है शंकर। इसमें शिवा बावनी, शिवराज भूषण, मतलब दो नाम आ गए शिव वाले, शंकर शिव वाले। ठीक है, और एक नाम आ गया भूषण। भूषण की जो रचना है भूषण उल्लास और दूषण उल्लास, उसी के नाम से रिलेटेड है, इसीलिए इसको हम याद रख सकते हैं। ठीक है, अगले जो कवि है आधुनिक कवि, ये मध्यकाल के और बहुत सारे कवि हैं लेकिन हम इम्पोर्टेंट ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं आधुनिक काल के कवि। आधुनिक काल के कवि में एक नाम है माखनलाल चतुर्वेदी जी का। माखनलाल चतुर्वेदी एक बहुत ही मतलब कहना चाहिए एक बहुत ही क्रांतिकारी प्रवृत्ति के कवि कहे जाते हैं ये। इनका जो उपनाम है एक भारतीय आत्मा कहा गया इन्हें, और इनका जो है स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनका जो जन्म है वो होशंगाबाद जिला है जो मध्य प्रदेश में, वहाँ एक गांव है बाबई होशंगाबाद में इनका जन्म है और इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा गया है। इनकी जो पत्रिकाएं हैं, इन्हें 3 पत्रिकाएं का संपादन किया था। एक है प्रभा, दूसरा प्रताप और तीसरा है कर्मवीर। कर्मवीर जो है इसका जो समय काल है 1924 समथिंग है। ठीक है, इनकी रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं हैं हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, माता, समर्पण, कृष्ण अर्जुन युद्ध, युगचारण और जो ये है अंतिम पुष्प की अभिलाषा। ये हमने बचपन में पढ़े हैं, 4वीं-5वीं में हमने पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, याद होगा, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म जो है होशंगाबाद ग्राम बाबई में हुआ है। ठीक है, इनको एक भारतीय आत्मा कहा गया। इनकी जो पत्रिकाएं हैं प्रभा, प्रताप और कर्मवीर। ठीक है, रचनाएं हैं हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, माता, समर्पण, कृष्ण अर्जुन युद्ध, युगचारण और पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, डॉक्टर शिवमंगल सुमन, अब जो दूसरे कवि हैं आधुनिक युग के आधुनिक कवि जो हैं डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। इनका जो जन्म है यूपी में, यूपी की मतलब एक तहसील है उन्नाव में इनका जन्म हुआ था शिवमंगल सिंह सुमन का। इनकी जो रचनाएं हैं हिल्लोल, प्रणय सृजन, मिट्टी की बारात, पर आँख नहीं भरी, जीवन के गान में विश्वास बढ़ता ही गया और विंध्य हिमाल। वैसे तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं लेकिन हम आपको इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। इनकी और रचना बताएंगे तो याद रखने में काफ़ी दिक्कत होगी। ये सिलेक्टेड है, मतलब इनकी जो रचनाएं हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं शिवमंगल सिंह सुमन का। यूपी के उन्नाव में इनका जन्म हुआ है। रचनाएं हैं हिल्लोल, प्रणय सृजन, मिट्टी की बारात, पर आँख भरी नहीं, जीवन के गान में विश्वास बढ़ता ही गया और विंध्य हिमालय। जो अब एक कवित्री हुई मध्य प्रदेश में, उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वीर रस से भरी कविताएं लिखती थी। इनका जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत काफ़ी योगदान रहा है। इनका जो जन्म हुआ था प्रयागराज यूपी में। ठीक है, यूपी में थे लेकिन फिर मध्य प्रदेश में हम इनको क्यों पढ़ते हैं। इनकी जो शादी हुई थी वो है खंडवा के एक राजा थे लक्ष्मण सिंह। खंडवा के जो राजा थे लक्ष्मण सिंह के साथ इनका विवाह हुआ था, इसीलिए इन्हें हम यहाँ पढ़ते हैं। और ये वीर रस से भरी कविताएं लिखती थी। इनकी जो रचनाएं देख लेते हैं कुछ। मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, सभा का खेल, वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी। ये जो है आपने बहुत बार पढ़ा होगा, झांसी की रानी बुंदेलों के हमने सुनी कहानी थी। ये जो रचनाएं थी इनकी वो वीर रस से ओतप्रोत थी। ठीक है, इनकी कविताओं में वीर रस का बहुत ही
वीर रस देखा जा सकता है। और जो झांसी की रानी है, इनके लिए इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अगले आगे देखिए, आगे जो अगले कवि हैं जो वो है गजानन माधव मुक्तिबोध जी। ठीक है, इनका जो जन्म है वो श्योपुर जिला में हुआ है। श्योपुर जिला अपने मध्य प्रदेश के उत्तरी जो जिला है श्योपुर। ठीक है, तो इनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, एक जो रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा, उसके बाद है चंबल की छाती, उसके बाद है सतह से उठता हुआ आदमी। ठीक है, फिर एक रचना है कामायनी एक पुनर्विचार, फिर एक है तार सप्तक, फिर अगला है एक साहित्यिक डायरी। ये जो कामायनी है, आप इसमें कंफ्यूज ना हुई, ये कामायनी एक पुनर्विचार है। और जो कामायनी जो एक रचना थी वह जयशंकर प्रसाद जी की रचना थी, वो एक महाकाव्य था। जयशंकर प्रसाद जी की रचना कामायनी, आंसू, लहर, झरना इत्यादि थी। लेकिन जो ये है कामायनी एक पुनर्विचार, ये किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में पूछ सकता है कि कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है, और उसमें गजानन माधव मुक्तिबोध जी का भी ऑप्शन में आएगा और जयशंकर प्रसाद जी भी। ठीक है, अब अगले कवि जो देखते हैं हरिशंकर परसई। हरिशंकर परसई जी का जन्म है होशंगाबाद, और इनने एक पत्रिका का संपादन किया, नाम है वसुधा। ठीक है, और रचनाएं हैं इनकी काफ़ी हास्य कवि थी ये हरिशंकर परसई जी। इनकी जो रचनाएं हैं तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी, निठल्लों की डायरी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सदाचार का ताबीज, हंसते हैं रोते हैं और भूत के पांव पीछे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। हरिशंकर परसई जी को जन्म है होशंगाबाद, पत्रिका इनने एक संपादन किया था, उसका नाम है वसुधा। फिर जो रचना है इनकी वो एक तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी, निठल्लों की डायरी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सदाचार का ताबीज और हंसते हैं रोते हैं, फिर एक है भूत के पांव पीछे। हम इसमें इंपॉर्टेंट नहीं बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारी रचनाएं हैं। ठीक है, अब देखते हैं शरद जोशी जी को। शरद जोशी जी का जो जन्म है वो जिला उज्जैन है। जिला उज्जैन मालवा क्षेत्र में आता है, जिला उज्जैन। ठीक है, शरद जोशी ये भी एक हास्य कवि थे, मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें लिखी इनने। इनकी रचनाएं हैं जीप पर सवार इल्लियाँ, एक था गधा, तिलिज्म, परिक्रमा, किसी बहाने से, अंधों की लाठी और राह किनारे बैठ। ठीक है, शरद जोशी जो है इनका जो जन्म है उज्जैन है, और इनकी जो रचनाएं हैं जीप पर सवार इल्लियाँ, एक था गधा, तिलिज्म, परिक्रमा, किसी बहाने से और अंधों की लाठी, और एक है राह किनारे बैठ। ठीक है, हमने देखे। फिर एक और कवि आते हैं हमारे मध्य प्रदेश से, झांसी में इनका जन्म हुआ था, इसूरी। इसूरी का जो मूल नाम है वो नाम है हरलाल इसूरी। ठीक है, इसूरी जो है उनका जो जन्म है उनका झांसी है और मूल नाम हरलाल इसूरी है। ठीक है, इन्हें बुंदेलखंड का जयदेव भी कहा जाता है। बुंदेलखंड का जयदेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, जो बुंदेलखंड क्षेत्र आता है मध्य भारत का जो पठार है उसके से चिपका हुआ जो बुंदेलखंड है, वहाँ उस क्षेत्र में बुंदेलखंड में जो है इसूरी की फाग प्रचलन है। फाग जो चलती है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में चलती है, इसलिए इन्हें बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है। ठीक है, अगले जो कवि हैं बहुत ही महान संत सिंगा जी, ये महान व्यक्तित्व इनका स्थान है मध्य प्रदेश में। संत सिंगा जी, इन्हें निमाड़ का कबीर भी कहा जाता है। ठीक है, संत सिंगा जी को लिख देता हूं मैं यहाँ, निमाड़ का कबीर। ठीक है, इनका जो उपनाम है निमाड़ का कबीर। इनका जो जन्म हुआ था खजूरी गांव बड़वानी में, बड़वानी जिला है उसमें एक गांव है खजूरी गांव, वहाँ संत सिंगा जी का जन्म हुआ था। इन्हें बहुत सारी अलग अलग किताबें लिखी, उनको सबको एक में सम्मिलित करके मतलब एक ग्रंथ की रचना की, उसका नाम है परचरी। ठीक है, संत सिंगा जी जिनका जन्म खजूरी गांव बड़वानी में हुआ था, इनका जो ग्रंथ है वो परचरी है। ठीक है, इन्हें निमाड़ का कबीर कहा जाता है। अब अगले जो कवि हैं घाघ दुबे। घाघ दुबे जो है
इन्हें एक महान कृषि पंडित के नाम से जाना जाता है। इनका उपनाम है कृषि पंडित करके, या कृषि वैज्ञानिक भी बोला जाता है इनको। इनने बहुत सारी कृषि से संबंधित किताबें लिखी। ठीक है, ये अकबर के समकालीन थे, मतलब जब इस समय अकबर का शासन काल था मुगल साम्राज्य में, उस समय में घाघ दुबे जो हैं उसी के समकालीन थे। ठीक है, और अकबर ने इनको एक उपाधि दी थी, उस उपाधि मतलब चौधरी की उपाधि दी थी। ठीक है, चौधरी की उपाधि अकबर के द्वारा इसको प्रदान की गई थी। एक महान कृषि पंडित के नाम से जाना जाता है, कृषि वैज्ञानिक। जब हम मध्य प्रदेश में हम उपनाम पढ़ेंगे तो घाघ जी का नाम आता है, इन्हें कृषि पंडित या कृषि वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। फिर एक जो कवि हैं वो जहूर बख्श हैं, उतने मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें हम बता दे रहे हैं आपको। इसको बाल साहित्यकार भी कहा गया है। जहूर बख्श जी जो हैं, इनकी जो रचनाएं उतनी प्रभावशाली नहीं है, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे, पेपर में वैसे पूछा नहीं जाता। इन्हें बाल साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, फिर जो अगले कवि हैं, जो लास्ट हैं हमारे, मुल्ला रमूजी जी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कहना चाहिए। ठीक है, मुल्ला रमूजी, इनका जो जन्म है वो भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इनका जन्म हुआ था, मुल्ला रमूजी का। इनका मूल नाम है मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला रमूजी। ठीक है, इसका जो एग्जाम में पूछ सकता है कभी कि मुल्ला रमूजी का मूल नाम या वास्तविक नाम क्या था, तो इसका नाम है मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला रमूजी। ठीक है, याद रखिए। और इनकी एक किताब थी गुलाबी उर्दू। ठीक है, गुलाबी उर्दू नामक एक किताब लिखी थी, इसीलिए इन्हें गुलाबी उर्दू का जनक भी कहा गया है। ठीक है, तो आप देखिए मुल्ला रमूजी, इनका जन्म जो भोपाल है, मूल नाम मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला रमूजी जी है, और इनने गुलाबी उर्दू नामक किताब की रचना की थी, इसीलिए इन्हें गुलाबी उर्दू का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो हमने आज देखे मध्य प्रदेश कला एवं संस्कृति के बारे में। हमने आज भारत भवन और अन्य कला एवं परिषद अकादमी, बहुत सारे हमने अकादमियों के बारे में चर्चा की, उनके सन देखे, और हमने कवियों के बारे में भी देखे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो इस क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव में शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद।